बच्चों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है अन्यायी शासक। अभयारण्य में प्रभास नाम का एक सिंह रहता था। वन के सभी जानवरों ने उसे अपना राजा मान लिया था। वे सभी झुककर आदर करते थे, उसकी बात मानते थे, उसके अनुशासन में रहते थे। जब प्रभास नया नया राजा बना था तो कुछ दिनों तक तो ठीक चलता रहा, पर फिर धीरे धीरे उसे घमंड होने लगा। वह वन के जानवरों से बड़ा कठोर व्यवहार करने लगा। हर किसी को बिना बात के फटकार देता, चाहे जब कभी किसी को अपमानित कर देता। सभी पशु पक्षियों को वह तानाशाह शासक की तरह दबा कर रखता था। उसके राज में किसी को भी सिर उठाकर रहने की, सच कहने की हिम्मत तक न थी। बात यहीं तक रहती तब भी ठीक था। प्रभास में एक और सबसे बड़ा दुर्गुण था। वह यह था कि वह कानों का बहुत कच्चा था। कुछ जानवर उसके सिर चढ़े थे, उसकी हर समय चापलूसी करते रहते थे। बस उन्हीं की बात को प्रभास आंख मीच कर सच मान लेता था। वे जानवर किसी से भी अपनी दुश्मनी निकालने के लिए उसकी चुगली राजा से जाकर कर देते। प्रभास बिना सच्चाई परखे उन जानवरों को तंग करता। प्रभास के चुगलखोर चापलूस गुप्तचर सारे वन में घूमते रहते। उनके सामने किसी की इतनी हिम्मत भी न होती कि खुलकर बात कर पाए। प्रभास के द्वारा अकारण सताए हुए किसी जानवर से ढाढ़स के दो शब्द भी न कह पाए। दिन पर दिन ऐसे ही होता जा रहा था। प्रभास की तानाशाही निरंतर बढ़ती जा रही थी। वह और उसके चापलूस जानवर गुलछर्रे उड़ाते। वे चाहे किसी को मार डालते और चाहे किसी को अपमानित कर देते, कुछ भी काम करते। इसके विपरीत जो काम करने वाले जानवर थे वे हमेशा पिसते, दिन भर काम करते और ऊपर से फटकार भी खाते। प्रभास और उसके चापलूस सहायक चाहे कभी उनके कामों में दोष निकालते, उनकी निंदा करते, दूसरे जानवर कुछ बोलते भी नहीं थे। इसीलिए प्रभास और उसके सहायक सिर पर चढ़ते जा रहे थे। अन्याय को चुपचाप सहने से अन्यायी को बढ़ावा मिलता ही है। उस दिन कपिल भैंसा बैठा था, तभी दूसरे वन से चेता नाम की लोमड़ी आई और उससे उदासी का कारण पूछने लगी। कारण जानकर चेता भड़क उठी, गुस्से से भरकर जोर से बोली, उस दुष्ट प्रभास के अत्याचारी होने का कारण तुम सभी हो। तुमने ही उसे सिर चढ़ाया है, तुम्हारी कायरता ने ही उसे बढ़ावा दिया है। तुम उसकी हर बात चुपचाप मान लेते हो, इसीलिए उसके अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। धिक्कार है तुम्हारी कायरता को। तब तक मुक्ता हथनी भी वहीं आ गई थी। उसने भी कहा, अब तो अत्याचार की अति हो गई है। हम सब मिलकर उससे लोहा ले सकते हैं। हमें इसकी पहल करनी होगी। मुक्ता हथनी, चेता लोमड़ी और कपिल भैंसा ने मिलकर सभी जानवरों की सभा की। वे जानवर बड़ी मुश्किल से आए थे। प्रभास के डर से वे कायर और डरपोक हो गए थे। प्रभास कहीं सभा में उनका जाना ना सुन ले, इस बात से वे सभी जानवर बड़े भयभीत हो रहे थे। सभा के प्रारंभ में सबसे पहले मुक्ता हथनी बोली। उसने कहा, प्यारे भाइयों और बहनों, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देती हूं कि आप यहां इकट्ठा हुए। मैं यह भी जानती हूं कि आप मन ही मन डर रहे हैं, पर जरा विचार कीजिए कि आखिर आप डर क्यों रहे हैं। डरना चाहिए गलत काम से, डरना चाहिए ईश्वर से। अन्याय से डरना तो कायरता है। कायर बनकर हम अन्याय को बढ़ावा देते हैं। धिक्कार है हमें जो अन्याय और अत्याचार को चुपचाप सहते रहते हैं, घुट घुट कर जीते हैं। इससे तो वीरतापूर्वक अत्याचारी का सामना करके मर जाना ही सबसे अच्छा है। कपिल भैंसा भी कहने लगा, साथियों, वही शासक बनने योग्य होता है जो सभी के समान व्यवहार करता है, जो समय पर कठोर भी होता है और आवश्यकता पड़ने पर कोमल व्यवहार भी करता है। उसी शासक को सब चाहते हैं। जिस शासक के हृदय में अपने सहायकों के लिए प्रेम और सहानुभूति नहीं, वह कभी उनका मन नहीं जीत सकता। कालू भालू बोला, धिक्कार है हमें जो अयोग्य शासक के अधीन है। धिक्कार है जो हम संख्या में सैकड़ों होकर भी उसके अत्याचार सहते रहते हैं। भाइयों, उठो, जागो, मिलकर एकजुट होकर उस अन्यायी का सामना करो। कालू भालू बोल ही रहा था कि तभी वहां प्रभास आ गया। आते ही वह दहाड़ने लगा।
वह सोच रहा था कि हर रोज की भांति उसके डर से अभी सारे जानवर वहां से भाग जाएंगे, पर हुआ इसका उल्टा ही। मुक्ता के इशारे पर सारे जानवर प्रभास पर टूट पड़े। दूसरे ही क्षण वह अपनी जान बचाने के लिए वहां से तेजी से भागा। दूसरे जंगल में जाकर ही प्रभास ने सांस ली। अब उस जंगल में दूसरा ही राजा राज्य करता था। वह प्रभास को तरह तरह से अपमानित करता। प्रभास अधिकतर मुंह छुपाए एक गुफा में पड़ा रहता था। मन ही मन पछताता था। हाय, न मैं जानवरों को सताता और न ये विरोध होता। अपने चापलूस सहायकों के बहकावे में आकर मैंने अपना ही सर्वनाश कर लिया। वे मुझे मिल जाएं तो एक एक को खत्म कर दूं। अपमान और प्रतिशोध के इन्हीं भावों से वह कुढ़ता रहता था। कुछ ही दिनों में वह इतना दुबला हो गया था कि मुश्किल से ही पहचाना जाता था। इधर प्रभास के चापलूस जानवरों की कम दुर्दशा नहीं थी। उस जंगल के सारे जानवर उनसे चिढ़े हुए थे। जहां भी वे निकलते, सारे जानवर मिलकर हू हुड़दंग करने लगते। वे अच्छी तरह जानते थे कि उन्हीं की चुगली के कारण प्रभास उन्हें सताया करता था। इसीलिए सारे जानवर उन चापलूसों को सबक सिखाने पर उतारू थे। डर के कारण रात के अंधेरे में ही भोजन की तलाश में निकलते। थोड़ा बहुत जो कुछ खाने को मिल जाता, उसी से जैसे तैसे अपना गुजारा करते। प्रभास के सहायक जहां भी जुटते, आपस में लड़ते झगड़ते। सभी एक दूसरे को इस स्थिति के लिए जिम्मेदार और दोषी ठहराते। एक दिन उनका झगड़ा इतना बढ़ गया कि वे आपस में ही लड़कर मर गए। अब जंगल के सारे जानवरों ने खूब खुशियां मनाई। प्रभास और उसके साथियों के न होने से वे बड़े प्रसन्न थे। सच है, जहां अन्याय होता है वहां विद्रोह की ज्वाला भी उत्पन्न हो जाती है। अन्याय और अत्याचार करने वाले शासक थोड़े समय चाहे भले ही मनमानी कर लें, पर अंत में उनकी दुर्दशा ही होती है। अपने कर्मों का फल तो सभी को मिलता ही है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी की बातों में नहीं आना चाहिए, और जब हमें सत्ता मिलती है तो हमें उसका सही उपयोग करना चाहिए। अपने अधिकारों को सही मायने में प्रयोग करना चाहिए। ओके, बाय।